हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 एंड लास्ट टाइम हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिया था। हमने ये देखा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़ने हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने लास्ट क्लास में ही फिनिश कर दिया था। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आज की क्लास में करने वाले हैं, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आपने लास्ट लेक्चर देखा है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था और ये सारे उसके नोट्स हैं। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो क्या हो जाएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, एलिवेशन पढ़ने से पहले, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें बढ़ रही है ना, यही होता है एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, इसको जानने से पहले हमें एक्चुअल में ये तो पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलो, एनीबॉडी अगर किसी को भी पता है कि बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो मुझे बताएंगे, है ना। देखो, हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमने वाटर को बॉईल कर दिया, हमने इसको बॉईल कर दिया, ठीक है, और ये बॉइलिंग पॉइंट, इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। बट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट, होता क्या है मेल्टिंग पॉइंट, इस चीज पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं है। तो आज सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 atm के बराबर हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बीकर है और मैंने पानी गर्म किया, है ना। जनरली हम अपने घरों में पानी गर्म करते हैं। तो मेरे पास ये बीकर है, अब पानी गरम किया, पानी हम गरम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसके क्या नजर आएंगे, वेपर्स नजर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जैसे ही पानी गरम करना स्टार्ट किया वैसे ही हमको बिल्कुल भर भर के वेपर्स मिलना शुरू हो गए, नहीं, पहले तो वाटर खोलने नहीं लग जाता है, थोड़े थोड़े वेपर्स मिलेंगे। तो मतलब क्या वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, नहीं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कुछ हमको वेपर प्रेशर मिल रहा है ना, कुछ एटीएम पे हमको वेपर प्रेशर मिल रहा है 0.6, फिर हमने और बढ़ाया तो ये हो गया हमारा 0.8, ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा आता है जब इस वाटर का, ठीक है, जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, दैट इज 1 atm। तो इस पॉइंट को ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच, क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच any liquid, the temperature at which any liquid become, the temperature at which any liquid become equal to any liquid pressure, any liquid pressure, or no wait, temperature at which any liquid pressure become equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से इक्वल हो जाता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1
atm, कितना होएगा 1 atm इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब इस एलिवेशन का मतलब समझते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है किसी चीज में किसी चीज का बढ़ जाना। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर रहे हैं तो एलिवेशन में क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। चलो, हमको ये बात पता है कि जो नॉर्मल वाटर होता है वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी पानी के अंदर, ठीक है, उसी पानी के अंदर एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दूं जो नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज इन द सेंस कि देखो, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि जब मेरे पास नॉर्मल सॉल्वेंट था तो वहां पे मुझे बहुत सारे वेपर प्रेशर मिल रहे थे उस सॉल्वेंट के, ठीक है। बट जैसे ही मैंने उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गए। अब वेपर प्रेशर जो है उसका सॉल्वेंट का वो कम हो गया, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर बनाएगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऊपर बढ़ रहा है, सॉल्यूट ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। अब पूरा जब तक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा जब तक हीट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं मानेंगे। तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से जो वाटर का अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था, अब वो जाके 105 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। किसकी वजह से, उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, है ना, ये मूवीज वगैरह में बहुत दिखाते हैं कि जब हम एक लंबी राइड पे जाते हैं और हमारी गाड़ी खराब हो जाती है तो अचानक से वहां पे बहुत एक सुनसान एरिया आ जाता है। फिर हमारी गाड़ी में हमको एक डब्बा भी मिल जाता है और फिर हम इधर उधर घूमने भी लग जाते हैं और वहां पे हमको एक तालाब दिख जाता है जिसमें हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसी मूवीज में अक्सर दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गाड़ी भाई पूरा गर्म हो गया, है ना, गाड़ी से धुआं धुआं आ रहे, तो वो लोग क्या करते हैं कि पानी लेकर आते हैं और फिर गाड़ी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि थोड़ी देर बाद फिर से गाड़ी चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसमें पानी डाला, ठीक है, तो एक तो देखो पानी तो डालना ही नहीं है ना, उसके लिए अपना उसका स्पेशल लिक्विड होता है, हमको वो उसमें डालना चाहिए। वो मैं भी बताऊंगी आपको, और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वो स्पेशल लिक्विड क्या होता है, विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है कि भाई अगर वो पानी डालते हैं उसमें, ठीक है, अब थोड़ी देर और गाड़ी चलेगी, फिर हीट जनरेट होगा और उसका टेम्परेचर पहुंचेगा 99 100 डिग्री पे। जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचा, क्या हो जाएगा, वहां पे वाटर फिर से बॉईल होके इवेपोरेट हो जाएगा, फिर से गाड़ी रुक जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो हम ये सिचुएशन कब तक हैंडल करते रहेंगे? तो इसके लिए हम कभी भी उसके अंदर पानी नहीं डालते हैं, हम उसके अंदर एक लिक्विड डालते हैं जिसमें ऑलरेडी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, ठीक है, और तब जाके वो सोल्यूशन बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं कूलेंट। अब सोचो कि पहले नॉर्मल पानी जो हमने डाला उसका वेपर प्रेशर वो कितने में ही इवेपोरेट होना शुरू हो गया, वो 100 डिग्री में इवेपोरेट होना शुरू हो गया। लेकिन अब जो हमने कूलेंट डाला है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, अब गाड़ी का टेम्परेचर देखो, उसका टेम्परेचर कितने तक पहुंचेगा, 99 100 101 मान लो, उससे ज्यादा पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। लेकिन कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, वो कितने पे बॉईल होना शुरू हो जाएगा, 105 106 107 इतने पे। तो कूलेंट डालने का फायदा है कि पानी डालने का फायदा है? पानी अगर हम डालेंगे तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस चीज का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था when we have a solution and solution in which non-volatile solute is added, ठीक है। so when a pure solvent is added with, जब प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है एज कंपेयर टू दी प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? बता दो फटाफट से, क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? सो व्हेन प्योर वाटर, when pure water is added with
when pure water is added with non-volatile solute, when pure water is added with non-volatile solute, boiling point of the, अभी क्या बन गया हमारा, अभी बन गया हमारा solution. Then the boiling point of the solution increase as compared to pure solvent. जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड, ठीक है, सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल टी बी. क्या होता है, ठीक है. तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर. तो देखो किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू जो प्योर सॉल्वेंट है. तो चेंज निकालना होगा तो सोल्यूशन माइनस प्योर वाले को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक. डेल टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है हमारा डेल टीबी. और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. और डेल नॉट टीबी क्या हो जाएगा, ये क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं जरा, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा सॉल्वेंट का एंड सोल्यूशन का, और जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है वो किस तरीके से हम ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक है. ये फॉर्मूला याद रखना काम आएगा. अभी एक और फॉर्मूला लिखवाऊंगी मैं आपको, इससे पहले हम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, ग्राफ के बारे में बात कर ले अब हम. सो किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर. वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर किस किस के बीच में बन रहा है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में. हम क्या देख रहे थे, सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है. पहले हमारे पास जो सॉल्वेंट दिया गया था उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा था, उसका पहले नॉर्मली कम होगा, फिर धीरे 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 जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया पॉइंट ए से, ठीक है. पॉइंट ए से वो कहां पे आ गया हमारा, पॉइंट ए से ये आ गया पॉइंट बी पे, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है भाई, ओके. अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की, है ना. सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो धीरे 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 हीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है. उसको क्या चाहिए, उसको ज्यादा क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है. तो इस पॉइंट पे ये 1 atm आ गया हमारा, हम मान के चलते कितना आ गया हमारा, ये 1 atm हो गया, और ये हमारा 1 atm हो गया. ये सॉल्वेंट का था और ये हमारा सोल्यूशन के लिए पॉइंट था, ठीक. हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे, टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. तो इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का टेम्परेचर कितना था, इतना था. इसको हमने क्या मान लिया, क्योंकि प्योर है तो डेल नॉट बी मान लिया. एंड इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन का टेम्परेचर यानी कि टीबी, ठीक. अब इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हायर माइनस लोअर, और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेल टीबी.
ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यहाँ पे, डेल टी बी। ठीक है, समझ में आया ये ग्राफ? तो ऐसा ही आपको एग्जाम में भी बनाकर आना है। नाउ अब देखो ये जो डेल टी बी है ना, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, छोटा m स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन यहाँ पे हटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक कांस्टेंट। क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अभी के बी क्या है, यस के बी क्या है, के बी है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा इसका एक और नाम होता है केबी का, एक और नाम क्या होता है इसका, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है इसका नाम, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ये जो केबी है, ठीक है, ये जो केबी है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केबी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये जो केबी है ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट कर दें। हमने देखा था कि जो केबी होता है, डेल टीबी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, और एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी। ठीक, सो फॉर्मूला डेल टीबी, ठीक है, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम केजी में नहीं ले रहे ml में ले रहे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000 लिख देंगे अपॉन W1। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें एक और फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मुझे केबी निकालना हुआ, ठीक है, अगर मुझे यहाँ से केबी निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगी, यस क्या कर सकते हैं, केबी क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक, सो केबी इज इक्वल टू, ध्यान से M1, अभी मैं सारी की सारी चीजें आपको लिखवा दूंगी, M1 क्या है, R क्या है, और डेल टीबी क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है, इनटू R इनटू टीबी स्क्वायर अपॉन डेल, ठीक है, H इंटू 1000। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। अब ये है क्या, अब ये फॉर्मूला है क्या, इसमें तो आधे से ज्यादा चीज हमको समझ ही नहीं आ रही। M1 क्या है, या फिर जो M है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R क्या है यहाँ पे, R क्या होता है यहाँ पे, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, आइडियल गैस कांस्टेंट। TB तो देखो अभी आपको बताया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे TB हो गया। डेल H जो लिख रखा है वहां पे, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, डेल H क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्या बच गया यहाँ पे, अब क्या बच गया यहाँ पे, M1 इंटू R, सारी चीजें ठीक है, M1 इंटू R इंटू TB स्क्वायर अपॉन डेल, ठीक है, वेपर H, यानी कि हमारा एंथैल्पी हो गया इंटू 1000। ठीक है, इंटू 1000। चलो इतनी चीजें क्लियर है। अगर 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 एक और चीज, M1 अपॉन
एंथैल्पी जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई वी के बराबर होता है। अब ये आई वी क्या है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा आई वी जो है ये क्या है, ठीक है, आई वी जो है हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है हमारा लेटेंट हीट। क्या हो जाएगा ये हमारा लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपा हुआ हीट, जिसको हम बोलते हैं हिडन हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिखने की बात करें तो ये बन जाएगा हमारा KB इज इक्वल टू IV इंटू R इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000, ठीक है, इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M क्या था यहाँ पे हमारा मोलालिटी। फिर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जो कि आ गया हमारा KB। और KB क्या होता है यहाँ पे हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पूरा हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, यस और नो, यस और नो बता दो फटाफट से, ठीक है, क्लियर। चलो डन है इतनी चीजें। तो यही हमारा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं, देखो एक हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डन है, दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल टी एफ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। होता क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नाम से पता चला डिप्रेशन मतलब कोई चीज ऐसी है जो कम हो रही है ना, कोई चीज ऐसी है जो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किसकी इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड की इक्वल हो जाता है, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, the temperature at which vapor pressure of liquid become the vapor pressure of solid, ठीक है। So the temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of solid. Vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of solid and it is called its freezing, and it is called its freezing। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे, ये क्या है, फ्रीजिंग है। ओके, ये क्या है हमारा फ्रीजिंग, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ रहा है, डिप्रेशन का क्या मतलब है, कोई चीज ऐसी है जो कम हो रही है। अब ये कैसे हो रहा है, देखो नॉर्मल जो वाटर होता है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपने देखा होगा जैसे बहुत गर्मी का जब टाइम आता है, ठीक है, और जो आइसक्रीम वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इतनी तपती धूप में भी इतनी चिल्ड आइसक्रीम लेकर आते हैं, है ना। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाती है, हमें तो इतना पता है कि भाई जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा
है ना, चीजें जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ऐसा कैसे वो कर पाते हैं कि इतनी गर्मी में वो बर्फ जमा के लेकर आ जाते हैं, या फिर जो आइसक्रीम है उसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड है, फिर भी वो पिघलती नहीं है इतनी जल्दी। सो द रीजन इज कि वो जो बर्फ जमाते हैं, ठीक है, वो जो बर्फ जमाते हैं वो किस चीज से जमाते हैं, नमक वाले पानी से। हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल वाटर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस पानी के अंदर हम नमक डाल देंगे क्या हो जाएगा, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 -8 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो -5 है -8 है, ये जो वाटर है, ठीक है, या फिर जो हम आइस के बारे में बात कर रहे हैं, आइस मेल्ट कितने पे होना स्टार्ट हो रही है, 0 डिग्री पे हो रही है, बट 0 डिग्री तक तो हमारा पहुंच ही नहीं रहा है ना, कितने तक है हमारा, -5 -8 तक है। इसी वजह से, ठीक है, आपने देखा होगा ना जो कुल्फी खाते हैं हम, वो जो मलाई वाली आइसक्रीम आती है, ठीक है, जिसको वो कट करके 4 पीस में बांट देते थे या फिर कभी 2 ही, ठीक है, बहुत टेस्टी लगती है वो मलाई। उसको जब आप खाते हो तो आप क्या देखते हो कि उसमें भाई और हमें नमक का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें किस चीज का टेस्ट आ रहा होता है हमको, उसमें नमक का टेस्ट आ रहा होता है। रीजन यही है कि उसको जहाँ पे रखा जाता है ना वो नमक वाला बर्फ होता है। समझ में आ रहा है क्या, इतनी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिवेशन डिप्रेशन पे आ गया है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या फिर हम बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सो ये तो सिर्फ हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, ये थियरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो when a solvent is added with non-volatile, when a solvent is added with non-volatile solute, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का डिक्रीज, when a solvent is added with a non-volatile solute, then the freezing point of solution decrease, then the freezing point of solution decrease as compared to solvent, ठीक है। when a solvent is added with a non-volatile solute, the freezing point of the solution decreases as compared to the solvent। इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, देखो नॉर्मल वाटर हमने लिया, वाटर क्या है हमारे पास, ये सॉल्वेंट है, इसकी अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ये यहीं पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पानी के अंदर क्या ऐड कर दूं, वाटर प्लस सोल्ट कर दूं, अब ये सॉल्वेंट नहीं है, अभी क्या बन गया, अब ये बन गया है सॉल्यूशन। अब इसका अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें कि भाई ये 0 डिग्री पे जमना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा बट एग्जैक्ट 0 डिग्री पे नहीं जमेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर पहुंच जाएगा वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया, -5 डिग्री सेंटीग्रेड -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। क्लियर है, चलो अब इसके बाद जरा हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मल जो हमारे पास लिक्विड था एंड हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का क्या यहाँ पे रिलेशन है, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले क्या होगा यहाँ पे,
जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, हमारे पास पहले सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो रहा है इसका, धीरे 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 यहाँ तक टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर और ज्यादा इसका हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, ठीक। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये बी और ये सी। फिर हम इसके बाद बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो सोल्यूशन का हम देख रहे हैं कि भाई और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही हम बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो और ये एक ऐसा बैरियर है जिसपे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये एक ऐसा बैरियर जिसपे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर हमारा आ गया ये, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर हमारा आ गया ये किसका है, ये है हमारा सोल्यूशन और ये है हमारा सॉल्वेंट। एक है हमारा सोल्यूशन और एक है हमारा सॉल्वेंट। हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, किसका टेम्परेचर ज्यादा, देखो जो सोल्यूशन है, ठीक है, जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां पे एंड हो रहा है, अब उसको भी देख लो। ये तो हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, कि ये जमना शुरू हो गए हैं। एंड कहां पे हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है, जहां पे सॉलिड इक्विलिब्रियम में हो लिक्विड के, ठीक है, जहां पे सॉलिड जो है वो किसकी इक्विलिब्रियम में होते हैं, लिक्विड के। अब यहाँ पे जो साइन आ रहा है ना इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड वाइस वर्सा प्रोडक्ट भी फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है एट द सेम टाइम। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट था, फाइनल क्या है, एक ये टेम्परेचर है हमारा और एक ये टेम्परेचर है, ठीक। ये हमने देखा किसका टेम्परेचर है हमारे पास, ये सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, ठीक है। सॉल्वेंट का टेम्परेचर किसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी नॉट एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो चीज प्योर होगी उसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास सोल्यूशन का है, तो ये हो जाएगा हमारा टी एफ। अब अगर हमसे निकालने के लिए कहें कि चेंज निकाल के दिखाओ, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। सो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। फिर से हम सारी चीजें रिप्रेजेंट करें, डेल टी एफ क्या है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solvent and this is freezing point of solution, freezing point of solvent and freezing point of solution, ठीक। फिर से अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी एंड जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, हमें पता है कि कांस्टेंट आना ही आना है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा के एफ इंटू एम। इससे पहले वाले में क्या लिखा था हमने, के बी, के बी क्या होता है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बट यहाँ पे के एफ क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड इसका एक और नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एक नाम हमने क्या लिख दिया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड दूसरा इसका नाम क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये दो चीजें हैं, हम देखो एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, एग्जाम में हमारा यहाँ पे किसी भी नाम से आ सकता है, तो कोई सा भी हम यहाँ पे देखो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं कि भाई क्रायोस्कोपिक निकाल दो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है ये। अब इसके नॉर्मल हम फॉर्मूले के बारे में बात कर ले एंड देन जो हमारा ये चैप्टर है वो हो जाएगा, आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा फिनिश, ठीक है। चलो, सो डेल टी एफ
डेल टी एफ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू इंटू एम। अब एम को रिप्रेजेंट कर दो, सो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू अपॉन एम वन इंटू 1000 अपॉन W1। डिप्रेशन एंड एलिवेशन इन दोनों का फॉर्मूला सेम है हमारे पास, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हमारे पास इब्यूलोस्कोपिक होता है और एक हमारे पास क्रायोस्कोपिक होता है। तो कांस्टेंट पे हमको ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। बाकी सारी की सारी देखो ये भी चीजें वहां पे सेम थी और ये तो हमको पता है ये चेंज कैसे निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा फॉर्मूला जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। एक ये फॉर्मूला है और इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब जिस तरीके से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, M1R TF, इसको रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो जो भी हमने डिप्रेशन में पढ़ा, जो भी हमने एलिवेशन में पढ़ा, सारी चीजें एकदम सिमिलर है। एक में चीजें क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक में चीजें क्या हो रही है, घट रही है, बस इतना ही है। दोनों को आप इक्वेट करके चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेल टी एफ, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ, डेल टी एफ इज इक्वल टू M1 इंटू आर इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन डेल, वहां पे क्या था, इंथैल्पी था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, इंथैल्पी हो जाएगा। अच्छा वेपर नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, यस फ्यूजन, H इंटू 1000। सारे टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड नहीं थर्ड, यस थर्ड और ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होता है कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नहीं, कितनी बार मैंने बोला चैप्टर, चैप्टर अभी नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है, चैप्टर अभी हमारा खत्म नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ है जिसमें एक या फिर 2 क्लास लगेंगी और फिर हमारा ये जो चैप्टर है तब जाके ओवर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।